नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फोर्ट्रेस स्टॉक्स। आप सबको पता है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी कंपनीज को एनालाइज करते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप डाइव करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी, और अनेक तरह के क्राइटेरिया पे इसे स्कोर देते हुए एक फाइनल स्कोर तक पहुंचते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है निसस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। और फोर्ट्रेस को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं। एफ का अर्थ है फाउंडेशन, ओ का अर्थ है ऑनर, आर का अर्थ है रेवेन्यू, टी का अर्थ है ट्रेजरी, आर का अर्थ है रिटर्न रेशियोज, ई का अर्थ है इकोनॉमिक वैल्यू, एस का अर्थ है सिनारियोज और एफ का अर्थ है सेंटिमेंट्स। सो ये सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। निसस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मार्केट कैप एज ऑफ नाउ 640 करोड़ रुपीस है। 640 करोड़ रुपीस मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 142% से बढ़ा है। इसका एबिटा मार्जिन 75.6% है, स्पेशली स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन। आगे हम देखेंगे कि स्टैंड अलोन क्या है और कंबाइंड कंसोलिडेटेड क्या है। और कंपनी जो AUM मेंटेन कर रही है वो है 1906 करोड़ रुपए का। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, कंपनी क्या क्या काम करती है, क्या करती है। चलिए, एफ का अर्थ है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम इसके बिजनेस मॉडल की डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले साधारण शब्दों में समझते हैं कि निसस फाइनेंशियल सर्विसेज करती क्या है। तो इसके दो तरीके के काम हैं। एक तरीके का काम है इसका ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज और दूसरे तरीके का काम है फंड और एसेट मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज लगभग 60% रेवेन्यू यहाँ से आता है और फंड और एसेट मैनेजमेंट से लगभग 40% रेवेन्यू आता है। अच्छा, ये होते क्या हैं? तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर सर्विसेज बड़ी सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी कारणों की वजह से अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉल हो जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। सो ये कंपनी उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज करती है, वहाँ पे जाती है, उन्हें कहती है कि भैया मुझे काम दो, मैं आपको ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करके दूंगा, इसकी सारी एडवाइजरी मैं करूंगा और आपको आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिससे आप ठीक से एग्जीक्यूट कर पाओगे। और इसे करके ये वन टाइम फीस अपने क्लाइंट से चार्ज करती है। इसे ही कहते हैं इसकी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर्स, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, एसेट मोनेटाइजेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करती है। डीप मार्केट रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है डेवलपर्स के साथ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ और HNI के साथ, क्योंकि ये लोग HNI इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाते हैं और जो डेवलपर है उसे डेवलप करता है। और निसस फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी करती है। तो बहुत सिंपल शब्दों में हमने समझा। तो 60% रेवेन्यू इसका आता है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज से। अच्छा, बाकी बचा कितना? 40%। 40% में क्या करती है ये करती है एसेट मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो होता क्या है ये? अच्छा, एक तरह के प्रोजेक्ट हमने देखे रियल एस्टेट के ऐसे हैं जो रुके हैं, एक बार में इसने ट्रांजैक्शन एडवाइजरी अपनी सर्विसेज दी और उन सर्विसेज के बदले इसने वन टाइम चार्ज कर लिया। दूसरी तरह की चीज़ क्या है? ये एक ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पकड़ती है जहाँ पे थोड़ा पैसा खुद का लगाती है और बहुत सारी जगह से पैसे इकट्ठा करके लेके आती है, HNI से, इन्वेस्टर से, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक AIF की तरह काम करती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्टॉक्स में भी ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी AIF ऑफ रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में खुद का पैसा थोड़ा लगा करके और बाकी सब जगह से पैसे इकट्ठा करके लाती है और उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। इन बिटवीन जितना ये प्रोजेक्ट की वैल्यू होती जाती है वो इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहलाती है। और वो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इसका है उसका ये एनुअल चार्ज करती है, जो कि एक रिकरिंग रेवेन्यू है। लगभग 1 से 2%, 1.5 to 2% पर एनम ये अपनी मैनेज एसेट पर चार्ज करती है, जो कि लगातार ये रेवेन्यू से मिलता रहता है। और इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद
एक फाइनल जब सेल आउट होगा, जो प्रॉफिट जनरेट होगा, उस पर ये वन टाइम अगेन पैसा कमाती है, मतलब उसका भी एक छोटा सा शेयर ले लेती है, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस फी और कैरी इनकम। तो इस कंपनी की 4 तरह की इनकम हो गई, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, फिर मैनेजमेंट फीस और परफॉर्मेंस एंड कैरी इनकम, 3 तरह की इनकम हो गई। 3 तरह की इनकम आप समझ सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 640 करोड़, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। तो आप समझते हैं कि कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है और इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, क्योंकि किसी भी कंपनी को ठीक से एनालाइज करने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या वो कंपनी आगे ठीक से ग्रोथ करेगी या नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कंपनी की ग्रोथ का मार्केट क्या है। तो कंपनी का अगर आप जो है टोटल इंडिया की AIF इंडस्ट्री को देखें, जिसमें हर तरह के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं, तो लगभग 10.84 लाख करोड़ रुपीस इसका मूल्य है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट को देखें तो रियल एस्टेट जो फाइनेंसिंग गैप है वो कि 40 से 50 लाख करोड़ का है, जो कि बहुत ह्यूज गैप है जिसकी आवश्यकता है। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें एनुअल कैपेक्स की जो रिक्वायरमेंट है 2036 तक वो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप हमें नज़र आ रहा है कंपनी का, अगर ये ठीक तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाती है। पर्टिकुलर इस कंपनी के टैम कुछ ड्राइवर्स की बात करें तो हम सबको पता है भारत में अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। 2026 तक हमारे देश की लगभग 40% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। अब अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी तो रहेगी कहाँ? रहेगी घरों में। घर में कैसे रह पाएगी? जब घर बनेंगे। अच्छा, घर बनेंगे तो इसमें पैसा कौन लगाएगा? ये इन्वेस्टर्स लगाएंगे, HNI लगाएंगे, फंड्स लगाएंगे। और निसस क्या करेगा? इन्हीं सब लोगों को साथ में इकट्ठा करके इनकी एडवाइजरी की फीस कमाएगा, इन्हीं सब लोग को साथ में इकट्ठा करके इनकी एसेट मैनेजमेंट में अपना जो है रिकरिंग रेवेन्यू कमाएगा। और जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो इनको सेल करके एक अच्छा खासा कैरी इनकम, परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम कमाएगा। इसी तरीके से लगभग 9.3 करोड़ यूनिट्स हाउसेस की रिक्वायरमेंट है 2035 में। अगेन निसस का टैम यहाँ पे बनता है। रियल एस्टेट का क्रेडिट गैप बहुत ज़्यादा है और जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है अभी हो नहीं रही है एक तरीके से, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर होता है, हर कोई इसमें इतनी आसानी से आ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। निसस वहाँ पे बीच में आता है। रेरा, जैसे जैसे रेरा इंट्रोड्यूस हुआ है आपको पता है कि जो रियल एस्टेट है उसमें थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आई है, इस कारण ये प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा बनने की संभावना है। GST 2.0 ये भी एक फैक्टर है जो डिराइव करेगा निसस की ग्रोथ को, कि GST 2.0 में जो टैक्सेशन था वो थोड़ा सा कम हुआ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, जिससे उम्मीद है कि ज़्यादा ग्रोथ इस फील्ड में होगी। भारत सरकार लगातार कनेक्टिविटी भी पुश कर रही है, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, ऑल दीज फैक्टर्स विल कंबाइन एंड मेक श्योर दैट रियल एस्टेट ग्रोथ इन इंडिया इज़ रियली गुड, एंड फॉर दैट निसस भी अपना काम उसके साथ साथ ही करेगा। अगले पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट लगातार पुश कर रही है स्मार्ट सिटीज़ में और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। अगर आप देखें एक डेटा के अनुसार अभी मेरे ख्याल से लगभग 5.3% के आसपास है GDP के, जो 2029 में बढ़कर के 6.5% होने वाली है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होगा रियल एस्टेट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होंगे जब, तभी उसके बाद जो है इंडिया प्रॉपरली अर्बनाइज होकर के एक ग्रोथ पार्ट पे आगे बढ़ पाएगा। तो ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेन कैपिटल फ्लो का। जो NRIs हैं, जो फैमिली ऑफिसेज हैं, वो लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, बट उनको कोई सही तरीका नहीं मिलता कि कैसे पैसा लगाएं। वहाँ पे निसस आगे आता है और कहता है कि भैया मुझे बताओ, मैं आपके पैसे लगवाऊंगा, आप शांति से बैठो। तो निसस का मार्केट पोजीशन और टैम हमने देखा जो काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें कंपनी की फाउंडेशन में, तो हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग एक बार समझेंगे और कंपनी का मोट समझेंगे कि क्या कंपनी के पास कोई मोट है भी या नहीं। सो कंपनी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं वो हैं JM फाइनेंशियल, एडवल्सिस, जियोजीत फाइनेंशियल और ICICI सिक्योरिटीज़। हालांकि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड तरीके के AUMs मेंटेन करते हैं, डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। ऐसा नहीं है कि ये रियल एस्टेट में ही वर्क कर रहे हैं, बट जनरल एक आइडिया लेने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं।
कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करें, क्या ऐसा स्पेशल निशेस में है जो और कंपनियों के पास नहीं है, या क्या ऐसा निशेस फाइनेंशियल सर्विसेज में है जो और कंपनियां एज ऑफ नाउ नहीं कर पा रही हैं या निशेस ने ही शुरू किया है। तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहला है इनका कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपर्टीज इन रियल एस्टेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिल्कुल फोकस होकर के काम कर रही है रियल एस्टेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, जिसमें कोई और कंपनी एज ऑफ नाउ इंडिया में लिस्टेड नहीं दिखाई देती। फर्स्ट लिस्टेड AIF मैनेजर है ये रियल एस्टेट का, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी का IRR देखें, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है उसमें रिटर्न इनको कितना मिल रहा है पर ईयर, तो डेट इज 21%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो ये भी कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को दिखाता है जो कि प्रीवियसली कंपनी ने की है। इसके अलावा कंपनी के बड़े सारे इनोवेटिव मॉडल्स हैं जिन पे कंपनी काम कर सकती है इन फ्यूचर, जैसे SM REIT का मॉडल है, इसके अलावा रेसो मॉडल है, फिर इसके अलावा हाई यील्ड ग्रोथ फंड कंपनी बना रही है। ये फंड के थ्रू कंपनी डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट ज्योग्राफीज में लाइक दुबई एंड मॉरिशस एक्सेट्रा, इन सब जगह इन्वेस्टमेंट कर सकती है रियल एस्टेट में। देन गिफ्ट सिटी गेटवे टू ग्लोबल कैपिटल, अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, आपको पता है कि वहाँ पे भारत सरकार ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करके दिया है कि अगर कोई गिफ्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो उसी का फ़ायदा निशेस ने उठाया है और वहाँ पर एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया है जिनमें आसानी से जो HNI हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेनर्स हैं, फंड्स हैं, वो जो है पैसे लगा सकते हैं बहुत ईजिली। वहाँ पे टैक्सेशन का लाभ भी मिल जाता है, प्रोसेस थोड़ी सी ईज आउट हो जाती है, और ये सबको करने में इनको कौन हेल्प करता है? निशेस हेल्प करता है। और सबसे लास्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टोकनाइजेशन और Web3 अडॉप्शन। आप सबने नाम सुना होगा बिटकॉइन का, जिससे हम क्रिप्टो करेंसी है एक तरह की, और क्रिप्टो करेंसी के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूज केस होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स। उसे कहते हैं हम, जो वास्तविक दुनिया की एसेट्स हैं, जैसे रियल एस्टेट है जो कि वास्तव में है, एक प्रॉपर्टी है, उस पर एक बिल्डिंग बन रही है, एक एक्चुअल दुनिया है। तो इसका टोकनाइजेशन का प्रोसेस, मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके इनके टोकन्स बना दो, और ये टोकन्स जो है ब्लॉकचेन पे जाएंगे और ब्लॉकचेन पे ये ट्रेड होंगे जैसे और सारी चीज़ें ट्रेड होती हैं। तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है और ये फर्स्ट मूवर है निशेस जो इसमें जा रहा है। और इन्होंने जैसे अपनी कॉल में कहा है और जैसा इंडिकेशन दिया है 2027 से इसके थ्रू भी इनका कुछ ना कुछ रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ ठीक से एग्जीक्यूट करके ले जाता है निशेस, तो डेफिनेटली जो है ये कंपनी के ग्रोथ में एक बूम ला सकता है। तो कंपनी इसके अलावा प्रोप्राइटरी रिसर्च करती है, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स में, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पॉजिटिव है, कंपनी का क्रॉस बॉर्डर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, UAE में कंपनी का बहुत ज़्यादा काम है। हमको पता है कि UAE में रियल एस्टेट का कितना बूम आ रहा है, पूरे टाइम ऐड चलता रहता है टीवी पे, ये खरीदो वो खरीदो। तो UAE में भी कंपनी का बहुत अच्छा जो है स्कोप है, कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है और आगे अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी। तो कंपनी की ओवरऑल अगर आप मोट की मैं बात करूं तो इसके जो मोट का असेसमेंट मुझे मॉडरेट नज़र आता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कंपनी की जो हमने ऊपर पढ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी हैं। जैसे बड़ी लिमिटेड सी स्विचिंग कॉस्ट है। कल को अगर कंपनी का कॉम्पिटिटर कोई आता है और ऐसे ही एक फंड बनाता है तो ईजिली स्विच हो सकते हैं लोग, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें मोट नहीं है उस तरीके का। बड़ा ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री मैंने आपको बताई। मार्केट साइकिल पे डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो साइकिल्स में परफॉर्म करता है। ये सदाबहार सेक्टर नहीं होता। मींस एक जैसे आपको पता होगा सब प्राइम क्राइसिस आया था 2007 में, उस टाइम पे तो क्रैश हो गए थे रियल एस्टेट के प्राइसेस। फिर इवन 2010 वाले डिकेड में भी आप देखेंगे कि रियल एस्टेट के प्राइसेस काफ़ी हद तक मॉडरेट थे। उसके बाद कोविड के बाद अब जा करके इनमें अच्छी ग्रोथ आ रही है, लेकिन ये डेफिनेटली मार्केट साइकिल एक रिस्क पैदा करती हैं निशेस जैसी कंपनीज के लिए। इसके अलावा
की पर्सन रिस्क, ये क्या है? कंपनी में अगर आप देखें, इनके फाउंडर हैं अमित जैन। तो अमित जैन जो हैं वो उन पे ऐसा लगता है कि कंपनी पूरे तरीके से अभी निर्भर है, क्योंकि काफ़ी एक्टिव हैं वो, काफ़ी जगह वो रहते हैं। तो कल को अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि अमित जैन इससे जो है हटते हैं या कुछ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, तो देन ये एक बड़ा रिस्क बन जाता है। तो ओवरऑल मोड मैं कहूँगा मॉडरेट है कंपनी का, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसी कोई और ऐसी चीज़ है कंपनी के पास जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक कंपनी अच्छा भी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स क्या हैं और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनी ने एक्विजिशन किया है रिसेंटली, जिसका नाम है न्यू कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NCCCL। तो ये कंपनी ने एक्विजिशन जो इसका किया था वो अगस्त 2025 में किया। कंपनी ने लगभग 69% स्टेक इस कंपनी में एक्वायर किया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले अपने डेट को रीपे करने के लिए कुछ पोर्शन उन्होंने बेचा है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, जो NCCL की ऑर्डर बुक है, वो 2350 करोड़ रुपए की है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। ये जो बिजनेस है ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, बिल्डिंगें बनाएगा, मॉल्स बनाएगा। इसकी ऑर्डर बुक जो एक्सपेंड हो सकती है 5000 करोड़ तक। और निसस का कहना है कि चूंकि वो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में काम कर रही है, तो NCCL का जो एक्विजिशन है वो एक तरीके से इसके संग सिनर्जाइज्ड होता है, इसी के फील्ड में एक तरीके से इनकी आर्म की तरह वो एडअप होता है। वो देखेंगे हम कितना फायदा कर सकता है, कितना नुकसान कर सकता है, क्या हो सकता है, सब पढ़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से बैठे रहिए। आगे बढ़ता हूँ। कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन को अगर आप देखें तो कंपनी ने, मैंने आपको बताया था कि गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे IFSC स्टेब्लिश किया है। इसी तरीके से दुबई के अंदर कंपनी ने DIFC इस्टेब्लिश किया। ये सब नाम को देख के घबराना नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ें। बेसिकली दोनों जगह कंपनी ने एक एक तरीके के फंड बनाए हैं, जिनमें मतलब ये इन्वेस्टमेंट कराती है और उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। बहुत साधारण शब्दों में यही है ये। फिर इसी तरीके से मॉरिशस में भी इसने एक इस तरह का फंड बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी कंपनी का जो टारगेट है AUM ग्रोथ का, अभी हमने कंपनी का AUM देखा था लगभग 1900 के आसपास है, 1900 करोड़, और उसको कंपनी 2027 तक बढ़ा करके 5000 करोड़ तक ले जाने वाली है। 2026 में ही कंपनी ने कहा है कि हम लगभग 4000 करोड़ तक अपना AUM पहुंचा देंगे। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें, कंपनी इंडिया के Tier 1 सिटीज़ में है। कंपनी अपनी एक्सपर्टीज, माइक्रो मार्केट एक्सपर्टीज को यूज़ कर रही है। कंपनी UAE में काम करती है, दुबई, अबू धाबी, ओमान, इन सब जगह प्रेजेंस है इसकी, और GCC में एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टर बेस है इनका, उसको ये लेवरेज करती है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में जो हमने अभी पढ़ा वहाँ पर भी कंपनी है। इस तरह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नज़र आती है एज ऑफ नाउ। कैपिटल एलोकेशन भी कंपनी का बहुत अच्छा है, फंड में वर्किंग कैपिटल और एक्विजिशन के लिए कंपनी ने अपना कैपिटल जो इन्होंने रेज किया था थ्रू IPO उसको यूटिलाइज किया। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे फैक्टर में। F के बाद आता है O, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कंपनी के ऑनर्स और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप नज़र डालें तो कंपनी ने जो 2024 दिसंबर में प्रमोटर्स के पास 73.22% शेयर थे, जो कि दिसंबर 2025 में मार्जिनली बढ़कर 73.26% हो गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दिसंबर में पिछले साल इनके पास 5.8% शेयर थे, जो घटकर 1.69% हो गए हैं। FIIs की बात करें तो दिसंबर में इनके पास 3.22% शेयर थे, जो घटकर 0.72% हो गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी प्रमोटर्स के पास क्योंकि अभी भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में शेयर हैं, तो स्किन इन द गेम नज़र आता है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपनी को लेकर के कि हाँ चलिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया। हालांकि FII का इंटरेस्ट डिक्लाइन नज़र आ रहा है, DII का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा डिक्लाइनिंग नज़र आ रहा है, लेकिन वो हम समझ सकते हैं, छोटी कंपनी है, अभी अभी IPO हुआ है, 1 साल IPO हुआ है, और नॉर्मली ऐसे उसमें DII और FII अपना स्टेक कम करते ही हैं। साथ में अच्छी बात यह है कि स्टेक ज़ीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि FII और DII को अभी भी कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर कि ये कुछ अच्छा कर पाएगी।
अब बात करते हैं कि क्या कंपनी के प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज किए हुए हैं। जी हाँ, पहले कंपनी ने जो कंपनी के प्रमोटर हैं अमित गोयनका, सॉरी मैंने इनका नाम पहले कुछ शायद अमित कुछ और बोल दिया था, इनका नाम है अमित गोयनका। तो अमित गोयनका जी ने पहले प्लेज किए थे शेयर, जब आईपीओ के बाद कुछ समय के बाद इन्होंने 50% से ऊपर आई थिंक शेयर प्लेज किए थे, लेकिन पिछले जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ उससे पहले इन्होंने उसको घटा करके 18% के आसपास ले आए थे, और अभी थोड़ा बहुत और इन्होंने 3% के आसपास और प्लेजिंग की है, जिसका कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस प्लेजिंग इज फॉर एक्विजिशन ऑफ NCCL, promoters pledged shares as a security for rupees 110 crore loan availed by subsidiary Nessus Finance Project LLP from Tata Capital Limited and DSP Finance Private Limited। मतलब मैं समझ में आ गया, प्लेजिंग जो हुई है वो इसलिए हुई है कि कंपनी ने थोड़ा सा एक तरीके से लोन उठाया है जो इन्होंने एक्विजिशन किया है NCCL का, उसे रीपे करने के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे पास कारण आ गया। आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट किस क्वालिटी का है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो अमित अनिल गोयनका जी जो इस कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स और एडवाइजरी में, काफ़ी अच्छी बात है। सक्सेसफुली बिल्ट नाइसेस फाइनेंस फ्रॉम 2013, शुरुआत से बनाई है कंपनी, और बड़ी सिग्निफिकेंट ओनरशिप रखते हैं। इवन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो आजकल में भी इन्होंने अब कुछ शेयर्स को एक्वायर किया है। इनके जो को फाउंडर हैं कंपनी के वो हैं मृदुला अमित गोयनका, ये शायद इनकी वाइफ हैं, और इनका जो को फाउंडर का रोल है हालांकि बहुत ज़्यादा पब्लिक विजिबिलिटी है नहीं, तो इसे इग्नोर किया जा सकता है। की मैनेजमेंट पर्सनल हैं इनके सुनील माहेश्वरी जो CFO हैं, और रुखसाना इस्तक खां जो कंपनी सिक्योरिटी और कंप्लायंस ऑफिसर हैं। एक तरीके से इसीलिए पीछे हमने देखा था ना, एक था की मैनेजरियल की पर्सन का एक रिस्क मैंने बताया था, वो इसीलिए बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो अमित जी के ऊपर लगभग चीजें टिकी हुई हैं, देखते हैं कि क्या होता है। कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो बोर्ड कंपोजिशन जो है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कोई इशू नज़र नहीं आता। क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी लगातार अनाउंस करती रहती है, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करती है, कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, डिटेल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है, क्लियर कंपनी की पॉलिसी है कैपिटल एलोकेशन के। उसमें केयर एच करके एक रेटिंग एजेंसी है, उसने हाल ही में से काफ़ी अच्छी रेटिंग भी दी है जो कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम है, वो हमने पहले देखा। इसके अलावा प्रमोटर का स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन एक्सपर्टीज कह लें। कंपनी की जो रिटेंशन स्ट्रेटेजी फॉर री इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम इन्होंने काफ़ी रिक्रूट की हुई है। और हाँ, एक बात जो यहाँ पे नहीं आई वो ये है कि कंपनी का एट्रिशन रेट, मतलब जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम करते हैं वो कंपनी जो छोड़ के जाते हैं वो भी बहुत कम है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं कंपनी के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एज ऑफ नाउ। लेकिन की पर्सन रिस्क जरूर यहाँ पे है अमित गोयनका जी का, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में आगे बात करते हैं कंपनी के क्या कंपनी में कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, क्या कंपनी ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कंपनी के बोर्ड का एग्जीक्यूशन ठीक है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक है, सारे लोग हैं, ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टिंग हो रही है, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन हो रहा है, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अच्छी है। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो बाइंग हुई है, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, मिनिमल बाइंग जरूर हुई है पोस्ट आईपीओ, और अभी हाल ही में अमित गोयनका जी ने और कुछ शेयर्स उठाए हैं। सो कोई भी रेड फ्लैग इस मामले में नज़र नहीं आता। इक्विटी डाइल्यूशन एनालिसिस, मैं जब भी आपने देखा होगा अपना फोर्ट्रेस एनालिसिस करता हूँ किसी भी स्टॉक का, तो बहुत ध्यान से देखता हूँ कि क्या कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। क्योंकि अगर कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते रहती है तो शेयर होल्डर कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते अनलेस कि वो इक्विटी डाइल्यूशन से मिले हुए जो पैसे हैं वो कंपनी की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दें। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इक्विटी डाइल्यूशन का। तो नेसस के केस में देखें
तो इक्विटी कुछ भी डाइल्यूट नहीं हुई है। इनफैक्ट जो ये डाइल्यूशन दिखा रहा है ये केवल आईपीओ के समय का है, तो आईपीओ में तो डाइल्यूशन होता ही है। आईपीओ से पहले कंपनी के लगभग 1.8 करोड़ शेयर थे। आईपीओ में फ्रेश इश्यू के बाद फ्रेश इश्यू करीब 56 लाख शेयर का था। ओएफएस कंपनी का 7 करोड़ शेयर का था। तो सब मिला करके आज की डेट में कंपनी के लगभग 2.4 करोड़ शेयर हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो कैपिटल कंपनी ने रेज की है उससे कंपनी अपने फंड को ग्रोथ कर रही है और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर रही है एनसीसीएल की तरह। चलिए, तो ये बात हमने की कंपनी के ऑनर्स के बारे में और उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं आर पे। आर का अर्थ हमने बताया था रेवेन्यू मशीन, जहां पर हम देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि कंपनी का हिस्टोरिकल रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसा कैसा रहा है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है रेवेन्यू में भी और पैट में भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू CAGR अगर आप देखें 142%, एक्सीलेंट। कंपनी के पैट का CAGR देखें 22-24 282%, एक्सीलेंट। कंपनी का इस समय का Q2 का जो रिजल्ट आया था, H1 का रिजल्ट भी आप कह सकते हैं, तो Q2 के रिजल्ट में जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई 133% की थी, मार्वलस ग्रोथ। Q2 में इवन जो है Q1 के सीक्वेंशियली 61% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, जिसका कारण मैंने क्या बताया था, अगस्त में NCCCL का एक्विजिशन हुआ था तो उनका रेवेन्यू इसमें जुड़ गया। लेकिन Q2 की जो सीक्वेंशियल ग्रोथ थी पैट की, वो ऑब्वियसली वो जो ग्रोथ थी वो कम हुई, 4% ही हुई। उसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए NCCCL के एक्विजिशन के कारण, और इस कारण वो पैट में ग्रोथ थोड़ी सी कम नज़र आती है। बट ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का पैट दोनों ही बहुत अमेजिंग स्पीड से ग्रो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी के अगर हम बात करें रेवेन्यू मॉडल की, हमने पहले समझा था कंपनी के 3 तरह की चीज़ें हैं। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फी 60 to 65%, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ़ी जो होती है वो 20 to 25%, और ये गलत हो गया, यहाँ पे परफॉर्मेंस की इनकी 5 to 10% होती है। AUM, तो इस 3 कंपोनेंट में जो मैनेजमेंट फीस कंपनी कमाती है, जो रिकरिंग रेवेन्यू है कंपनी का 1.5 to 2% पर एनम, इस AUM की ट्रैजेक्टरी देखिए कितनी शानदार तरीके से AUM कंपनी अपना ग्रो कर रही है। FY 2022 से FY 2026 हाफ में हम आ गए हैं, और CAGR जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 95% है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है NCCL का, उसकी ऑर्डर बुक 2350 करोड़ है, जो कि अगेन एक्टिव है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक जो है अभी बढ़ करके 5000 करोड़ भी हो सकती है इन 1-2 ईयर। तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है अगले 2 से 3 सालों के लिए, इवन NCCCL के लिए। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स देखें तो भारत में कंपनी लगभग 55% अपना रेवेन्यू अर्न कर रही है, और UAE से 45%। बड़ा अमेजिंग है ये भी। हालांकि ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रेवेन्यू का डिवीज़न मैंने किया है, ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी की जो एडवाइजरी और AUM फीस और कैरी एंड परफॉर्मेंस फीस है, उसके पर्सपेक्टिव में किया है। NCCL इस वाली चीज़ में अभी इंक्लूड नहीं है। NCCL की बात करें पर्टिकुलरली, इस आगे बात करें जो निसस के ग्रोथ ड्राइवर्स और फ्यूचर कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं ग्रोथ के लिए, जो कंपनी ने मैनेजमेंट गाइडेंस में भी अपने दिया है। तो एक तो है कंपनी का NCCL, जिसकी करंट ऑर्डर बुक है 2350 करोड़, जो बढ़ करके एक्सपेंड होकर के 5000 करोड़ तक जा सकती है, और रेवेन्यू पोटेंशियल इससे लेटर पार्ट में कंपनी का 800 से लेके 1200 करोड़ तक हो सकता है। AUM ग्रोथ अभी 1900 करोड़ का AUM है कंपनी का, और कंपनी से मैनेजमेंट फी अर्न कर रही है लगातार। टारगेट AUM जो कंपनी ने किया है 2027-28 तक 3000 से 5000 करोड़। बहुत स्पेसिफिक में बात करूं तो 2026 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने लगभग 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इससे भी कंपनी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमाएगी। इसके अलावा UAE और GCC एरियाज में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। अभी 45% है, ये बढ़कर 50 और उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकता है। टोकनाइजेशन के बारे में मैंने बात करी, 2027 से कंपनी इससे भी रेवेन्यू अर्न करने वाली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी में चल रही है, हमें लगातार ट्रैक करना पड़ेगा।
इसके अलावा फंड एग्जिट एंड कैरी इनकम, ये वो वाली इनकम है जो नहीं 5 से 10% इनकम थी जब कंपनी अपना काम खत्म कर लेती है, जब एग्जिट करती है किसी भी प्रोजेक्ट से, तो उस एग्जिट के समय कंपनी को एक लमसम फायदा मिलता है, एक लमसम रेवेन्यू कंपनी के पास आता है। सो कंपनी अगर अगले 1-2 सालों में 5 से 8 इस तरह के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर लेती है तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी इससे भी अर्न कर सकती है। और ये आईआरआर कंपनी का प्रीवियसली हमने देखा बहुत अच्छा रहा है, एक्सीलेंट रहा है। तो वी कैन होप कि कंपनी इसमें अच्छा करते रहे। अभी हाल ही में भी कंपनी ने एक बेंगलुरु का एक प्रोजेक्ट था जिससे कंपनी ने एग्जिट लिया, और वहाँ पे भी कंपनी का आईआरआर में पड़ रहा था कि 21% से अबव रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ें तो इसी रेवेन्यू मशीन में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का एक एनालिसिस करें तो कंपनी के एबिटा मार्जिन क्या है और कंपनी के पैट मार्जिन क्या है। तो कंपनी के अगर हम एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन देखें, ये ग्राफ आप अगर देखें तो कंपनी के एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में आपको हल्की हल्की डीग्रोथ सी नज़र आ रही है, लेकिन उसका कारण है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अभी भी कंपनी के जो एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विदाउट एनसीसीएल के अगर हम देखें, मीन्स अगर इस एक्विजिशन को हम हटा दें तो कंपनी का एबिटा मार्जिन है 75% के आसपास, जो कि एक्सेप्शनली हाई है अगर आप इंडस्ट्री बेंचमार्क देखें जो कि 40 से 60% के आसपास होता है। कंपनी का मार्जिन जो है उसमें क्या ट्रेंड आया है वो अगर देखने की कोशिश करें तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन 56% से घटकर 2024 से 44% हो गया, जो हम ग्राफ में देख सकते हैं। इसमें से मैं कहूँ कि एक मेजर जो इम्पैक्ट कंपनी का आया है, अच्छा ये एबिटा मार्जिन है, ध्यान रखिएगा 75.6, इसमें जब टैक्स लगेगा तो पैट मार्जिन बनेगा। तो ये पैट मार्जिन जो घटा है वो क्यों घटा है, क्योंकि एक तो कंपनी ने अभी जो एनसीसीएल का एक्विजिशन किया है तो एकदम से कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और मार्जिन डाइल्यूशन हो गया है, इस वजह से हुआ है। दूसरा, कंपनी ने जो लोन उठाया था, तो जब कंपनी ने लोन उठाया तो उसका क्या देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो किससे घटेगा, वो भी भाई एबिटा के बाद जब पैट आप कैलकुलेट करोगे तो उससे घटेगा एक तरीके से। तो इसलिए जो है कंपनी का जो मार्जिन का ट्रेंड है वो हल्का सा आपको घटता नजर आ रहा है, लेकिन स्टिल ये बहुत अच्छा है। अभी भी आप देख सकते हैं विदाउट एनसीसीएल के कंपनी का एबिटा मार्जिन है 75%, कंपनी का पैट मार्जिन है 56%। इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है, 40-60% एबिटा, 15-25%, और ये काफ़ी अच्छा निश्चित उससे ऊपर है, कहीं ऊपर है। और अगर एनसीसीएल के साथ कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें तो लगभग जो है 44% कंपनी का एबिटा, तो आई थिंक थोड़ा सा हाँ ठीक है, एनसीसीएल के साथ जो है एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन देखें तो लगभग 44% की रेंज में वो नज़र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को, जो कि बहुत बढ़िया हमें नज़र आई, एक्सेप्शनली हाई है, बहुत अच्छा कंपनी कर रही है एज ऑफ नाउ। लेकिन क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट को ग्रो करना ही सफिशिएंट होता है? नहीं, मैंने आपको समझाया है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना रेवेन्यू बढ़ा रही है, क्या पैसा गल्ले में आ रहा है या नहीं ये देखना है, कंपनी का कैश फ्लो देखना है, कंपनी क्या केवल अकाउंट में प्रॉफिट दिखा रही है और अपने पास लेके नहीं आ रही है, वो ध्यान देंगे। चलिए पढ़ते हैं उससे। ट्रेजरी एंड फाइनेंसेस, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। कंपनी का सबसे पहले देखें लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का मिसमैच बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी का करंट रेशियो एज ऑफ नाउ 1.35x है, जो कि एक आइडियल रेंज है एनबीएफसी और फाइनेंस फर्म्स के लिए। उसी रेंज में कंपनी का करंट रेशियो नज़र आ रहा है। कंपनी के डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिनके DSO कहते हैं, वो है 60 to 75 डेज, जो कि बड़ा टिपिकल है, क्योंकि जो क्वार्टरली साइकिल होती है कंपनी पैसा उसी से कमाती है ज़्यादातर। मैंने आपको दिखाया था जो AUM पे परसेंटेज मिलती है या फिर एडवाइजरी फी मिलती है, तो इसका साइकिल लगभग 60 दिन के आसपास का होता है, वहाँ से कंपनी को मिल जाती है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल इफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी का मॉडल कैसा है, बड़ा एसेट लाइट है। अभी तक था एसेट लाइट का मतलब अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, केवल फंड को मैनेज कर रही थी, फाइनेंस कर रही थी और फंड मैनेज कर रही थी, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फी ले रही थी,
या फिर कैश एंड कैरी इनकम ले रही थी, परफॉर्मेंस इनकम ले रही थी। अब क्या है, अब इसने NCCL को कर लिया है एक्वायर, और इस एक्विजिशन के बाद इसमें भी थोड़ा सा एसेट हैवीनेस आ गई है। ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये आगे इसका इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो CFO बाई पैट रेशियो, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट कितना गल्ले में जा रहा है, कितना कैश हमें एक्चुअली में मिल रहा है, वो 90% से भी ऊपर है। एक्सेप्शनल है, 90% से भी ऊपर। क्यों है इतना? क्योंकि कंपनी बड़ा एसेट लाइट है भाई। वहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट जो है मतलब वो होगा, आप खुद ही सोचिए। ट्रांजेक्शन एडवाइजरी फी कंपनी को मिल ही रही है, वो सीधे सीधे CFO में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अभी NCCL इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छा नज़र हमको आ रहा है। NCCL का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि पैट तो हमें दिख रहा है, उसकी वजह से आएगा, लेकिन इसके रिसीवेबल्स देखिए, 303 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं NCCL के। और रिसीवेबल मतलब ये पैसा फंसा हुआ है, और जब ये पैसा फंसा हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके निसस इस फंसे हुए पैसे को कितनी जल्दी अपने गले में लेके आती है, कितनी जल्दी ये अपने अकाउंट में लेकर के आती है, इसको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो 60 to 180 डेज की कंस्ट्रक्शन साइकिल होगी NCCL की, माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग होगी। तो आई होप कंपनी ठीक से इसे एग्जीक्यूट कर पाए। AUM फीस तो क्विकली मिल जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइकिल की फीस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक और चीज़ है कि कोई डायरेक्ट फंडिंग निसस की नहीं है, NCCL की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन डेफिनेटली जो इफेक्ट करेगा कैश फ्लोज को निसस के आगे चल के। और डिटेल में जाएं, कंपनी के डेट की बात करें। कंपनी ने डेट कितना लिया? 110 करोड़। क्यों लिया? क्योंकि एक्विजिशन किया NCCL का, अगस्त में एक्विजिशन किया था। इसमें से जो 110 करोड़ का डेट कंपनी ने लिया था, उसमें अच्छी बात यह है कि 60 करोड़ का डेट ऑलरेडी रीपे कर लिया है कंपनी ने। अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है कंपनी का एज ऑफ नाउ? दैट इज 1.19x, जो कि NCCL के साथ है। अगर NCCL को हटा दें तो करीब 0.58x है, जो कि मैनेजेबल है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है। ऑल्दो प्रेफरेबली ये जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, बट कंपनी का जिस तरह का नेचर है और कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है अभी, उसमें कंपनी ने डेफिनेटली डेट लिया है, लेकिन अच्छी बात है कि डेट को कंपनी चुका भी रही है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है कंपनी का? 11.32x। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि RBI के जो NBFC नॉर्म्स हैं लगभग 1.5x से ऊपर होना चाहिए। तो बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छे से मतलब जो जो इंटरेस्ट आएगा कंपनी का इस लोन के ऊपर, उसको कवर कर सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी कैश फ्लो जनरेट कर रही है अपनी रिकरिंग इनकम से कि आराम से कर सकती है। लिक्विडिटी पोजीशन को देखें तो कंपनी कैश रिच थी, काफ़ी अच्छी कैश पोजीशन मेंटेन कर रही थी, 80 से 100 करोड़, जब तक इन्होंने एक्विजिशन नहीं किया था। और एक्विजिशन के बाद भी आज की डेट में कंपनी के पास 40 से 50 करोड़ का फ्री कैश अवेलेबल है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब कंपनी ने जो ये लोन उठाया है, इसको रीपे कैसे करेगी वो देखते हैं। तो एक तो कंपनी ने ऑलरेडी 60 करोड़ तो रीपे कर दिया है, जो 110 करोड़ का, तो अब बचा कितना? 50 करोड़। अच्छा, ये जो रीपे किया कंपनी ने, ये रीपे करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना, NCCL में कंपनी की जो होल्डिंग थी वो 69% थी, वो घट करके अब हो गई है 54%। ये शेयर इन्होंने बेच दिया है कुछ और लोगों को, इससे इन्होंने अपना डेट भी रीपे किया है। अच्छी लग रही है ये चीज़ भी। तीसरा, ऑपरेशनल कैश फ्लो कंपनी के बहुत अच्छे हैं। कोड जो इनका है AUM फी का, उससे लगातार पैसा आता रहता है, प्लस जो कंपनी एग्जिट लेती रहती है प्रोजेक्ट में, उनसे भी कंपनी को अच्छा पैसा आते रहता है। तो डेट और लिक्विडिटी पोजीशन देखें तो कंपनी की अच्छी नज़र आ रही है, ऐसी कोई ख़राब नहीं है। डेट है, लेकिन उस डेट को रीपे करने के भी सारे तरीके कंपनी के पास दिखाई दे रहे हैं। और मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि 2026 तक वो सारा का सारा डेट रीपे कर देगी। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की एसेट क्वालिटी और क्रेडिट रिस्क के बारे में थोड़ा सा बात करें तो टोटल एसेट्स अगर देखें कंपनी की तो 500 करोड़ से ऊपर की है। NCCL के जरिए कंपनी ने सिग्निफिकेंट एसेट्स को ऐड किया है अपनी किटी में। लिक्विड इन्वेस्टमेंट इसमें से कंपनी का 50 से 60 करोड़ है। ट्रेड रिसीवेबल NCCL के तो काफ़ी ज़्यादा थे, हमने देखे थे 303 के आसपास, लेकिन जो कंपनी का कोर बिजनेस है उसमें कंपनी के लगभग 25 से 30 करोड़ के रिसीवेबल्स उसमें भी हैं, हल्के फुल्के, लेकिन ये बहुत अलार्मिंग नहीं है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के 5 से 10 करोड़ हैं, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है
कि गुडविल क्या होती है और निसिस के कॉन्सेप्ट में ये गुडविल कैसे इफेक्ट कर रही है और क्या हो रहा है। सो अगर आप देखें निसिस ने NCCL को एक्वायर किया 69% स्टेक। इसके लिए इसने जो है 70 करोड़ रुपीस जो है पे किए। अच्छा, गुडविल होती क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है टोटल परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड। इसका मतलब है जितने पैसे हमने पे किए हैं किसी कंपनी को एक्वायर करने में, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे कि वो कंपनी जब आपके पास आ गई तो उस कंपनी के जो एसेट हैं, मतलब जो जो एक्चुअल एसेट हैं, उनको आप माइनस कर दें तो जो पैसा बचा, इसका मतलब है कि वो कहाँ है? वो है तो हवा में। वो गुडविल का मतलब क्या हुआ? वो हवा में पैसा है, बट वो कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, कंपनी का जो जो लेगेसी एक है, उसके लिए आपने वो पैसे दिए हैं। तो ये गुडविल एक तरीके से कंपनी का लॉस होता है, लेकिन इसे गुडविल कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से एक अच्छी चीज कंपनी को मिल रही है, एक गुडविल कंपनी को मिल रही है। ठीक है, सो एक बार फिर से इसको एनालाइज करें और एग्जाम्पल से समझें। तो परचेज प्राइस कंपनी का आप देखिए लगभग 100 to 150 करोड़ माना जा सकता है टोटल कंपनी का। इसमें से 69% कंपनी ने एक्वायर किया, तो कितने पैसे पे किए? 70 करोड़। अच्छा, 70 करोड़ पैसे पे किए किसके लिए? एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि लेगेसी जिसकी बहुत स्ट्रांग है, जिसका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है 2350। और नेट टेंजिबल एसेट जो NCCL की थी वो क्या थी? वो थी जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम देखेंगे। एसेट थी लगभग 150 से 200, लाइबिलिटीज थी लगभग 100। सो नेट आप देखें करीब 50 से 100 करोड़। मतलब एसेट में से लाइबिलिटीज को घटा दोगे ना तभी तो नेट एसेट निकलेंगी। तो नेट एसेट जो आपकी निकली वो लगभग 50 से 100 करोड़ निकली। तो जो गुडविल कंपनी का जो बन रहा है, जो एक्स्ट्रा पे किया है उसके लिए वो लगभग वही 50 से 100 करोड़ के आसपास का है, जो कि ठीक है। बट देखना पड़ेगा अगर ये NCCL निसस के लिए अच्छा कर पाती है आगे, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, तो फिर बहुत अच्छा होगा। बट अगर नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करें निसस का, तो निसस एक फंड मैनेजर है, कोई लेंडर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई NPA तो होगा नहीं। ये ट्रेडिशनल NBFC कंपनीज की तरह नहीं है। ये पैसे कहाँ से कमा रही है भाई? अपनी फीस से कमा रही है। यहाँ पे NPA होने का तो सवाल ही नहीं होता। इसका वो स्प्रेड वाला मॉडल नहीं है कि आपने जो है पैसा लोगों से उठाया, किसी को लैंड किया और उसके बीच में जितने में आपने पैसा उठाया और जितना आपने लैंड किया बीच का जो पार्ट है वो आपने अपना प्रॉफिट कमाया, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो अलग चीज चल रही है जो मैंने आपको समझाई। इसी तरीके से NCCL का देखें तो ये डिपेंड करेगा भाई पूरा कि कैसे ये एग्जीक्यूट करती है आगे, क्योंकि रिसीवेबल्स हाई हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रिसीवेबल हाई रहते हैं, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। तो एसेट क्वालिटी एज ऑफ नाउ अच्छी है। कंपनी का जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और NCCL की जो क्रेडिट क्वालिटी है वो भी अच्छी है। नॉर्मली देखें किनको, मतलब कंपनी कौन से डेवलपर्स में पैसा लगाती है, ये रियल एस्टेट फाइनेंसिंग जो कर रही है वो Tier 1 डेवलपर्स में लगाती है। तो इसमें भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। आगे बढ़ें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें थोड़ी सी, और कैश फ्लोज की कंपनी की बात करें, ऑल्दो हम कर चुके हैं बट और अच्छे से डिटेल में समझें। सो कैपेक्स की बात करें तो बहुत कैपेक्स करने की कंपनी को ज़रूरत नहीं है। कंपनी का जिस तरह का एसेट लाइट मॉडल है, थोड़ा बहुत ऑफिस में लगा दिया, टेक्नोलॉजी में लगा दिया, गिफ्ट सिटी में कंपनी फंड सेटअप कर रही है, वहाँ पे पैसा लगाया है कंपनी ने, दुबई में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, वहाँ पे पैसा लगाया है 5 से 8 करोड़, और टोटल एनुअल कैपेक्स बजट कंपनी का 15 to 20 करोड़ के आसपास है। कैश फ्लो का एनालिसिस करें तो कैश फ्लो कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो जनरेट किया है वो 70 to 75 करोड़ है, बहुत अच्छा है। मैंने आपको समझाया था क्यों अच्छा है। CFO by PAT ratio 90 to 95% because of its asset light model and because of transition advisory fee टाइप की चीज़ है इसके पास। लेकिन ये वाली चीज़ NCCL के बाद डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा कंपनी का दिख रहा है 60 to 65 करोड़। तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रही है कंपनी, मिनिमल कैपेक्स इंटेंसिटी है कंपनी का, फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है पोस्ट एक्विजिशन में, जो ट्रांजिशनल हिट होगा CFO बाय पैट वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है ना। ड्रॉप क्यों हो गया है? मैंने आपको बताया था, रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है NCCL के, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा तो वो गले में सीधे तो नहीं आएगा अभी एज ऑफ नाउ। एग्जीक्यूशन अच्छा करना पड़ेगा कंपनी को, तभी बात बनेगी।
चलिए, डिविडेंड पॉलिसी, अभी कंपनी कोई डिविडेंड तो देती नहीं है, छोटी सी कंपनी है, क्या डिविडेंड देगी, अभी अपना ग्रो करे अच्छे से भाई, उसी में हम लोग खुश हो जाएंगे। आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल फोर्ट्रेस का कंपोनेंट है वो है आर, मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल। यहाँ पर हम रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म भी थोड़ा देखेंगे कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज कैसे रहे हैं। कंपनी का आरओई देखें कितना है, 32%, एक्सीलेंट आरओई। कंपनी का आरओसी क्या है, 44%, एक्सीलेंट आरओसी। कंपनी का आरओ क्या है, रिटर्न ऑन एसेट 17%, फेयर है, बहुत ज़्यादा भी मैं इसे नहीं कहूँगा और बहुत कम भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी मेट्रिक्स नज़र आ रहे हैं। इसका मत आरओई आरओसी मैंने आपको पहले भी समझाया, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर 100 रुपये की इक्विटी इन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें कंपनी 32 रुपये कमा रही है। और इसकी आरओसी की बात करें तो अगर अगर 100 रुपये कंपनी इक्विटी और डेट से ले रही है तो उसमें कंपनी 44 रुपये का रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यही सब मतलब है, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे आरओई कैलकुलेट हुआ है, कंपनी का आरओसी कैसे कैलकुलेट हुआ है, आरओए कैसे कैलकुलेट हुआ है। आरओए क्या होता है, आरओए सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, मतलब वो जो एसेट कंपनी के हैं उन एसेट पे कितना रिटर्न कंपनी कमा पा रही है ना। तो ये रिटर्न मैंने आपको बताया अभी 17% है, जो कि कम हो गया है एक्विजिशन के कारण। पहले ये 25% से भी ज़्यादा था, अब ये थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी के एसेट बढ़ गए और उस रेशियो में कंपनी को रिटर्न नहीं मिला। एसेट क्यों बढ़े, एनसीसीएल एक्वायर हुआ, एसेट बढ़ गए, लेकिन एनसीसीएल का जो रिटर्न अभी तो मिलेगा ना भाई, अभी तो एक्वायर किया है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा एक्सिक्यूशन होता है। आशा आपको मज़ा आ रहा होगा और आप चीज़ें समझ रहे होंगे। सो रिटर्न का एनालिसिस करें इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर, एग्जैक्ट पीयर नहीं है बट नॉर्मली भी देखें तो सभी से बहुत अच्छा आरओई, उनसे ज़्यादा आरओई आरओसी सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है कंपनी का। लेकिन 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 ये भी देखना पड़ेगा, ये सब कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं, एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, और अभी निसस फाइनेंस एक बहुत छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो स्केल कंपनी का इतना कम है, इससे इतना अच्छा आरओई आरओसी सब मेंटेन कर रही है। आगे जैसे जैसे इसका स्केल भी बड़ा होगा डेफिनेटली ये थोड़ा सा और लोअर लेवल पे स्टेबलाइज होंगे। लेकिन हमें तो अभी मतलब है कि आज से आगे 1-2 साल में कंपनी क्या करने वाली है, तो उसमें कंपनी अच्छी नजर आ रही है। आगे बढ़े। कंपनी का CFO अपॉन पैट मैंने आपको बता दिया, 90% से ऊपर है विदाउट NCCL। कंपनी की AUM ग्रोथ और रिकरिंग मैनेजमेंट फी के कारण बढ़िया सस्टेनेबिलिटी है, रिटर्न्स की आगे भी सस्टेन कर सकते हैं रिटर्न आराम से। स्ट्रक्चरल एडवांटेज हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज है कंपनी का, ये हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी की वो हो सकती है मार्केट डिपेंडेंसी। बताया था रियल एस्टेट साइकिल्स में काम करता है, साइकिल बिगड़ी तो कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक ना इसलिए भी कंपनी ने NCCL को एक्वायर किया, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा था अपनी कमेंट्री में कि कभी जब हम अगर माना इसमें प्रॉब्लम कुछ आती है तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कंपनी का रेवेन्यू सोर्स हो गए ना, खाली ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कर रही थी कंपनी, अब जो है कंपनी कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी शायद ये एक्विजिशन कंपनी ने किया है। कुछ एफिशिएंसी मैट्रिक्स देखें कंपनी के, एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी का 0.38x है, एक्विजिशन के बाद ये थोड़ा सा लो हो गया है रिसीवेबल्स और इसके कारण, आपको पता है। AUM लेवरेज कंपनी का 5.6% है। ये क्या होता है AUM लेवरेज? AUM लेवरेज का सिंपल से मतलब है कि कंपनी जिन एसेट्स को मैनेज कर रही है उसमें अपना कितना पैसा लगा रही है। ये पैसा कंपनी अपना जितना कम लगाएगी उतना डी रिस्क रहेगी, उतना रिस्क कम रहेगा, और ये कंपनी का निसस का है 5.6%, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसलिए AUM लेवरेज कंपनी का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या है कंपनी का, 56%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता क्या है, बड़ा सिंपल है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपनी का, कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना जो है कंपनी इनकम जनरेट कर रही है उसके मुकाबले। सो कंसोलिडेटेड अगर हम देखें तो अगर कोर ऑपरेशन को खाली देखें तो वो है 26%, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि अच्छा क्यों है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा भाई। कॉस्ट इनकम, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनकम, कॉस्ट अगर कम है और इनकम जो है कंपनी की ज़्यादा है तो हमारे लिए अच्छा है कंपनी के लिए। तो वो कंपनी का पहले 26 था, अब हो गया 56 ड्यू टू NCCL। तो सब कुछ टिका हुआ है NCCL पे।
आगे बढ़ें, कंपनी के इन्हीं रिटर्न्स रेशियो को एक बार कंपेयर करें हम जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं उनसे, तो सभी से बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं। देखिए आरओसी में कितना अच्छा कंपनी मेंटेन कर पा रही है। डेट टू इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी ठीक ठाक है, स्पेशली कंसिडरिंग कि कंपनी ने अभी अभी इतना ज़्यादा बड़ा एक्विजिशन किया है और उसके लिए डेट लिया है टेम्पररी, तो ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। एबिटा मार्जिन कंपनी के कितने स्ट्रॉन्ग हैं, देखिए 75% विदाउट एनसीसीएल, वेरी गुड। तो कंपनी के स्ट्रेंथ क्या माने, सारे रिटर्न्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्शनल मार्जिन नज़र आ रहे हैं, पीएस के मुकाबले बहुत अच्छी लग रही है कंपनी, स्ट्रॉन्ग एसेट लाइट मॉडल कंपनी का लग रहा है एनसीसीएल को छोड़ के। और कंसिडरेशन अगर देखें कुछ, तो हाई रिटर्न्स जो कंपनी के हैं वो इन्फ्लेटेड हैं कुछ स्मॉल स्केल के कारण। मैंने आपको बताया था कंपनी का बेस छोटा है, इसके कारण रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी का बेस बड़ा होगा इनका एयूएम ग्रो करेगा, ये थोड़ा सा लोअर साइड में स्टेबलाइज होंगे। और कंपनी का जो लेवरेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है आफ्टर एनसीसीएल एक्विजिशन, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो है वैल्यूएशन, इकोनॉमिक वैल्यू ई, फोर्ट्रेस का ई। तो वैल्यूएशन कंपनी का देखें तो एक तो पहले ये समझें कि वैल्यूएशन के ना बहुत सारे मेट्रिक होते हैं। आपको पता है पी बाई ई रेशियो होता है, पी बाई बी रेशियो होता है, ईवी बाई एबिटा रेशियो होता है, प्राइस टू सेल्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा मेट्रिक सबसे बेस्ट रहेगा उसे वैल्यू करने के लिए। तो जिस तरह की कंपनी है निसस, आप खुद सोचिए कि क्या बढ़िया रहेगा। जनरल जो एनबीएफसी हैं, बैंक्स हैं, उनके लिए हम कौन सा मेट्रिक नॉर्मली देखते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो। लेकिन क्या निसस में हमें प्राइस टू बुक रेशियो देखना चाहिए, बताइए बताइए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो है कंपनी उस तरह का काम ही नहीं कर रही है, कंपनी तो अपनी पैसे कमा रही है एडवाइजरी फी से। तो एसेट वो देखने की बजाय हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का पी बाई ई रेशियो कैसा है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का एयूएम वैल्यूएशन क्या है। कंपनी का मार्केट कैप टू एयूएम रेशियो मींस जितना एयूएम है उसके मुकाबले कंपनी का मार्केट कैप क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा इसे वैल्यू करने के लिए। और साथ में पी रेशियो भी, क्योंकि अब तो कंपनी ने एनसीसीएल को एक्वायर कर लिया है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो पी बाई बी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पी बाई ई रेशियो रहेंगे और एयूएम वैल्यूएशन मार्केट कैप टू एयूएम रेशियो रहेगा। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। सो पी इसका 14.2 है, पी बाई बी रेशियो है 2.85, ईवी बाई एबिटा है 10.6, प्राइस टू सेल्स है 3.72 और पीजी रेशियो है कंपनी का काफ़ी कम 0.07। पता लग रहा है कंपनी ग्रोथ कितनी स्ट्रांग है, इससे पता लग रहा है। वैल्यूएशन का असेसमेंट करें, बहुत बढ़िया ग्रोथ कंपनी की है तो जस्टिफाई हो रहा है वैल्यूएशन। ग्रोथ डिपेंडेंसी एक छोटा सा रेड फ्लैग होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट साइकिल में हैवीली डिपेंडेंट है इस चीज़ पे। और एयूएम वैल्यूएशन की बात करें तो वो कंपनी का है 0.42x। ये कैसे निकला यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड लग रहा है पीएस के मुकाबले, क्योंकि लगभग जो इसके पीएस हैं, एग्जैक्ट पीएस नहीं बट नॉर्मली वो लोग 1 to 5x पे ट्रेड करते हैं। कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 268, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा या घट गया होगा। कंपनी का बुक वैल्यू 94 रुपीज़, मार्केट कैप टू एम 0.34x, जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। कंपनी का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा हमें। हमेशा जब भी आप वैल्यूएशन देखें, करंट वैल्यूएशन तो देखें ही, उसको अपने पीयर से तो कंपेयर ही करें, साथ में ये भी देखें कि हिस्टोरिकली कंपनी अपने लोअर एंड पे है या अपर एंड पे है। क्योंकि अपर एंड पे अगर कंपनी है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर लोअर एंड पे कंपनी है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छा रहता है। एंड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन कंट्रोल व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग, दैट इज योर वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में अगर कंपनी का देखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, इसका हिस्टोरिकली, तो आईपीओ जो लिस्ट हुआ था वो 170 to 180 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था। इसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 50% प्रीमियम पे लगभग ये लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के बाद ये 571 तक गया, और अब लेकिन ये घट करके वापस से लगभग 270 to 80 की रेंज में है एज ऑफ नाउ, जो कि इसके लोएस्ट पार्ट पे हम समझ सकते हैं, अपने लोएस्ट लेवल पे ये वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ नज़र आ रहा है। तो प्राइस मूवमेंट हिस्ट्री मैंने आपको बता दी।
इसमें और नई चीज़ कुछ नहीं है। वैल्यूएशन असेसमेंट मैंने आपको बता दिया। रीजनेबल पी है, एयूएम के लिहाज से भी, पी के लिहाज से भी रीजनेबल वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जीक्यूशन रिस्क है एनसीसीएल का, एग्जीक्यूशन ठीक से करना पड़ेगा उसको, तभी अच्छा होगा। एक ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्मॉल बेस है तो ऑब्वियसली थोड़े समय जा कर के आगे ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो सकती है। और चूँकि एसएमई है, एसएमई कंपनी में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, इल्लिक्विड शेयर होते हैं इनके, तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम होती है तो सबसे बुरा प्रभाव एसएमईज़ पे ही पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो कंपनी फेस कर सकती है। तो ऑल इन ऑल कंपनी फेयरली वैल्यूड से मैं तो कहूँगा अंडर वैल्यूड तक की रेंज में नज़र आ रही है मुझे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब वैल्यूएशन को कंक्लूड करें एक बार, तो ये सब चीज़ें हम एक बार देख चुके हैं, आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। कंपनी फेयरली टू अंडर वैल्यू नज़र आ रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कंपनी के पास दिख रहा है। कंपनी अपनी ग्रोथ को जस्टिफाई कर रही है। मार्केट कैप टू एयूएम बहुत अच्छा है। रिस्क क्या है भाई, ग्रोथ को सस्टेन कर पा रही है कि नहीं, ये रिस्क है। और रिस्क क्या है, एनसीसीसीएल अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ें। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड लास्ट कंपोनेंट पे, जो कि है एस, सिनारियो एनालिसिस, जहाँ पे हम कंपनी का बेस केस, बुल केस और बेयर केस बिल्ड करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि FY26, FY27 और आगे कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए इन तीनों तरह के सिनारियोज में। तो ये बेसिकली मैंने जो उठाया है, ये कंपनी की मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उसी से उठाया है, और कुछ चीज़ें एज्यूम की हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेस केस अगर आप देखें, कंपनी ने कहा है कि हम अपना AUM ग्रो करेंगे 1906 करोड़ से 4000 करोड़ तक। तो रेवेन्यू मैंने माना है, इस AUM पे आप कैलकुलेट कीजिए। रेवेन्यू हमने पता था 1.5 to 2% रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू जो कंपनी का है वो होगा करीब 120 करोड़ एज पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने भी गाइडेंस में यही दिया है हमें, 120 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू। अच्छा, जो एनसीसीएल है उसका क्या है भाई, उसकी ऑर्डर बुक तो थी 2000 प्लस करोड़ की, लेकिन वो तो ऑर्डर बुक है ना, इस साल तो वो कम एग्जीक्यूट करेगा, तो इस साल मैंने एज्यूम किया लगभग 500 करोड़ ही एग्जीक्यूट कर पाए अगर। और उसका जो पैट मार्जिन है वो बहुत कम है, करीब 1% पैट मार्जिन है। हाँ, ये शायद मैं बताना भूल गया, जो एनसीसीएल का सेपरेट एबिटा और पैट है, वो आप देखें, एबिटा करीब 8% के आसपास है और पैट मार्जिन एज ऑफ नाउ 1% है। ये आगे बढ़ेगा ऐसा कंपनी के एमडी ने कहा था। बट इस बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कंपनी का जो प्राइस निकल के आता है बेस केस में, वो है 408, जो करंट प्राइस से लगभग 45% पॉजिटिव है, ग्रोथ नज़र आ रही है कंपनी की बेस केस में ही। बियर केस अगर मैं देखूं तो मैंने एज्यूम किया कि कंपनी ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, अपना AUM केवल 3000 करोड़ तक बढ़ा पाए, रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो जाए, 96 करोड़ हो जाए, एनसीसीएल का भी रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाए, पैट मार्जिन भी डिक्लाइन हो जाए। तो सब डिक्लाइन अगर हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी का जो अगर आप प्राइस निकालेंगे वो होगा 250, जो कि करंट प्राइस से लगभग 11 से 12% कम है। और बुल केस भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया, अगर कंपनी 4000 से भी ऊपर चली जाती है, 4600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू AUM कर लेती है, रेवेन्यू कंपनी 140 करोड़ कर लेती है और एनसीसीएल 600 करोड़ एग्जीक्यूट कर लेती है रेवेन्यू का, तो टारगेट जो हमारा प्राइस है बुल केस में वो बन के आता है 572, जो कि करंट प्राइस से 100% अबव है। सो इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको कैलकुलेट करना है कि कंपनी का ईयरली इस साल का रेवेन्यू कितना होगा, फिर आपको कैलकुलेट करना है कंपनी का एबिटा मार्जिन क्या होगा, रेवेन्यू में से एबिटा मार्जिन के हिसाब से कंपनी का एबिटा निकालिए, एबिटा निकालने के बाद जो है उसमें से आप पैट मार्जिन के हिसाब से देख करके जितना पैट मार्जिन उसका जो टैक्सेशन है उसको माइनस कीजिए और या पैट मार्जिन के हिसाब से कंपनी का पैट निकाल लीजिए और पैट निकालने के बाद जो है एस्टिमेट कर लीजिए कि कंपनी कहाँ तक, उसके बाद आप एस्टिमेट कीजिए कि कंपनी का पी क्या आप देना चाहते हैं। जैसे बेस केस में मैंने इस बेस केस में कंपनी का पी निसिस का पकड़ा है अराउंड 15, बियर केस में मैंने कंपनी का पी पकड़ा है 13 और बुल केस में मैंने कंपनी का पी पकड़ा है 18। सो अगर आप इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपके जो ये वैल्यूज़ हैं ये भी बदल जाएंगी। पर आइडिया ये है कि हम अपना एक एस्टिमेट करके रखें और इन सिनारियोज को बिल्डअप करें। चलिए
सो एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू कैलकुलेशन अगर अब पूरी हम देखें तो सब मिला करके जो 20% बुल केस में मानूं, 60% बेस केस मानूं और 20% बियर केस मानूं, तो सब मिला करके जो प्रोबेबिलिटी वेटेड फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो है 409। अगेन 40% अपसाइड लग रही है, जो करंट प्राइस है कंपनी का 280, उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कंपनी का। लेकिन डेफिनेटली की फैक्टर है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेन रह पाएगी या नहीं। चलिए अब लास्ट में हम बात करते हैं कंपनी के सेंटिमेंट्स की, कि रिसेंटली कंपनी का जो प्राइस एक्शन रहा है उसमें सेंटिमेंट्स क्या हैं। सो पॉजिटिव सिग्नल्स बहुत सारे हैं कंपनी के, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, एक्सपेक्टेड गाइडेंस बहुत अच्छी है, एक्विजिशन अच्छे से हो रहा है, एनसीसीएल की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है इसके गाइडेंस को अचीव करने के लिए, ईएम का एक्सपेंशन हो रहा है। कॉशन सिग्नल्स क्या हैं, Q2 की ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो गई थी एनसीसीएल के कारण, FII-DIA का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर की प्लेजिंग है, एसएमई का प्लेटफॉर्म है जो कि इलिक्विड होता है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये सब इसके थोड़े से रिस्क हैं। इसके साथ कंपनी का जो प्राइस एक्शन है वो बड़ा डिसमल रहा है, और हालांकि पिछले साल से देखें तो अभी भी कंपनी 52% अबव है, लेकिन पिछले बहुत समय से कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, और 571 से गिर के करीब 270 280 पहुंच गया है, इसलिए कंपनी डेफिनेटली ट्रेंड में तो नहीं है। वॉल्यूम और लिक्विडिटी को भी देखें तो लिक्विडिटी है कंपनी की कम, और एसएमई प्लेटफॉर्म में तो डेफिनेटली कम रहती है। यहाँ पे कोई ब्लॉक डील्स भी नहीं हुए, रिटेल ड्रिवन स्टॉक ज़्यादा रहा है ये। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रमोटर का बिहेवियर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो डिटेल में इसे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कुछ रिस्क की बात करें, क्या कंपनी का मार्केट और वैल्यूएशन रिस्क है, तो ओवर वैल्यूएशन रिस्क नहीं लगता है मुझे, ओवर वैल्यूएशन नहीं है। ये रिस्क कब था, जब कंपनी का प्राइस 571 था, अब नहीं है। वैल्यूएशन प्रीमियम नहीं, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है कंपनी का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। करेक्शन रिस्क कंपनी का कम नज़र आता है क्योंकि ऑलरेडी इतनी करेक्ट हो गई, अब और कितनी करेक्ट होगी। एग्जीक्यूशन और लिक्विडिटी रिस्क में एनसीसीएल इंटीग्रेशन डेफिनेटली एक रिस्क है, एसएमई प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी डेफिनेटली एक रिस्क है, इलिक्विड स्टॉक होते हैं ये सब। रेगुलेटरी एक्सपोजर से भी कुछ रेगुलेशन ले आया, कुछ चेंज वेंज कर दिया, एआईएफ में रियल एस्टेट में जो काम कर रही है वो एक रिस्क है डेफिनेटली। और की पर्सन अगर चले गए अमित गोयनका जी, तो भैया तब हमें देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का क्या होगा, तो ये भी एक रिस्क है। तो इन्वेस्टमेंट थीसिस काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें, एक्सेप्शनल ग्रोथ है, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन है, और लार्ज टैम है। रिस्क फैक्टर्स में वैल्यूएशन का अब इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, ग्रोथ सस्टेनेबल है कंपनी की या नहीं, इसको लेकर के क्वेश्चन जरूर आएंगे आगे के लिए। एनसीसीएल का इंटीग्रेशन एक रिस्क है, की पर्सन की डिपेंडेंसी है, कंपनी का मार्केट साइकिल का रिस्क है, और एसएमई प्लेटफॉर्म की इलिक्विडिटी है। की मॉनिटरिंग हमें क्या देखना है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहे, कंपनी का पैट मार्जिन 40% से ऊपर मेंटेन रहे, एयूएम का सीएजीआर 50% से ऊपर रहे, और एनसीसीएल का एग्जीक्यूशन अगले 2-3 साल में फ्लॉलेस हो, अच्छे तरीके से हो, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है। सो इसके साथ हमारा फोर्ट्रेस का पूरा जो एनालिसिस था कंपनी का वो होता है खत्म। और लास्ट में आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं हर कंपनी को स्कोर देता हूँ हर एक पॉइंट पे। तो फाउंडेशन कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग थी, बट उसमें कुछ इनहेरेंट चीज़ें मैंने बताई थी कि मोड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपनी का, इस कारण मैंने कंपनी को दिए हैं 7 आउट ऑफ 10। ओनर्स मुझे अच्छे लगे, मोस्टली चीज़ें अच्छी थी, कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं था, क्रेडिबिलिटी भी थी। बट एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अकेले अमित गोयनका जी हैं, मुझे नहीं पता कि और कौन वहाँ पे जो है अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है तो कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा कम मार्क्स दिए, 7 आउट ऑफ 10। रेवेन्यू में कंपनी को मैंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए, 8.4 आउट ऑफ 10। अंडरस्टैंडेबल है, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, आगे का आउटलुक भी ज़बरदस्त है, गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। ट्रेजरी कंपनी का कैश फ्लो और कंपनी की बैलेंस शीट को मैंने दिए 7.5, ये भी काफ़ी अच्छी है, हमने डिटेल में देखा था क्यों। रिटर्न रेशियोज कंपनी के एक्सीलेंट हैं, 8 नंबर दिए हैं 10 में से मैंने। वैल्यूएशन कंपनी का बहुत अच्छा है, 7.5 मार्क्स मैंने दिए हैं
वैल्यूएशन में कंपनी को। सिनारियोज हमने बिल्टअप किए थे तीनों, वहाँ पे भी मैंने 7.4 मार्क्स दिए हैं। ये मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैंने मार्किंग की है इसलिए भी कि एक एसएमई कंपनी में रिस्क हमेशा देखिए ज़्यादा होता है और सेंटीमेंट अभी कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने इसे दिए हैं केवल 5.5 मार्क्स। वेटेड एवरेज निकाल के वेटेड स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे स्कोर को जोड़ने के बाद कंपनी का जो फाइनल स्कोर निकल के आता है मेरी फोर्ट्रेस स्कोर शीट में वो है 7.53 आउट ऑफ 10 एंड 7.53 आउट ऑफ 10 ये स्कोर एक अच्छा स्कोर है, एक गुड स्कोर है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट के आधार पे कीजिएगा क्योंकि ये एक एसएमई कंपनी है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये एनालिसिस, एक और फोर्ट्रेस एनालिसिस पसंद आया होगा। आप सबसे मैं जल्दी मिलूंगा एक और ऐसी अननोन कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।